नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल सूरज शाहदेव में। मैं हूं सूरज शाहदेव। दोस्तों आज हम फिर से इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करने वाले हैं बंगाल के राजनीति को लेकर के। बंगाल में अभी हाल ही में 2021 में चुनाव हुआ जिसमें टीएमसी को भारी बहुमत मिली और वह सत्ता में आ गई। लेकिन टीएमसी की जो मुख्यमंत्री की दावेदार थी, जो उम्मीदवार थी सुश्री ममता बनर्जी, वह नंदीग्राम से चुनाव हार गई। वो चुनाव हारने के बावजूद भी मुख्यमंत्री बनती है, लेकिन पश्चिम बंगाल में विधान परिषद नहीं होने के कारण ममता बनर्जी को 6 महीना के भीतर उन्हें विधानसभा का चुनाव किसी न किसी विधानसभा से लड़ना संवैधानिक बाध्यता थी, मजबूरी थी। इसी तहत ममता बनर्जी ने अभी अपने पुराने जो सीट भवानीपुर, जो दक्षिणी कोलकाता के लोकसभा क्षेत्र में पड़ता है, वहाँ से पुनः वह चुनाव लड़ने के निर्णय ली है। अभी वर्तमान में वहाँ से शोभनदेव चटर्जी जो चुनाव जीत कर आए थे, भाजपा को हरा करके वहाँ से चुनाव जीत कर आए थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और इस्तीफा देकर ये कहा है कि यह सीट जो है वह मुख्यमंत्री की सीट था और मैं मुख्यमंत्री की सीट से चुनाव लड़ा था और जीत कर आया था। अब मैं वो सीट खाली कर रहा हूँ और मुख्यमंत्री जी को उस विधानसभा सीट से पुनः एक बार लड़ने का आमंत्रित कर रहा हूँ और उन्हें अपने इस्तीफा विधानसभा को सौंप दिया है। अगर दोस्तों हम भवानीपुर विधानसभा सीट के बारे में बात करें तो अगर हम स्टडी करें तो देखेंगे कि आखिर ऐसा कौन सा कारण था कि ममता बनर्जी अपनी चिर परिचित, जहाँ से वो 6 बार सांसद रही, 1991 से लेकर के 2011 तक 6 बार सांसद रही और 3 बार वो चुनाव वहाँ पर जीती। 2011 का उपचुनाव जीतती है, 2016 का चुनाव जीतती है और वह फिर से वहाँ उस सीट को छोड़ करके अपने विधानसभा सीट से लगभग 150 किलोमीटर दूर नंदीग्राम वो चली जाती हैं, जहाँ अपने ही शिष्य, अपने ही जूनियर एक नेता शुभेंदु अधिकारी से खिलाफ चुनाव लड़ती है, उसको चैलेंज करती है, उसको चुनौती करती है और चुनौती में बुरी तरीके से हार जाती है। दोस्तों अगर हम वहाँ पर देखें तो भवानीपुर का जो विधानसभा सीट है वहाँ पर लगभग 50 से 60% जो है वहाँ गैर बंगला भाषी लोग रहते हैं। विशेषकर वहाँ गुजराती है, मराठी है और अन्य हिंदी भाषी क्षेत्र लोग वहाँ रहते हैं। वहाँ पर अगर हम मुस्लिमों की बात करें तो 40 से 50 हज़ार की मुस्लिम है। लेकिन अगर उस विधानसभा सीट को देखें तो ममता बनर्जी 1991 से लेकर के 2011 तक वहाँ की सांसद रही, दक्षिणी कोलकाता की सांसद रही थी और उसी दक्षिणी कोलकाता के लोकसभा में विधानसभा क्षेत्र पड़ता है। जब ममता बनर्जी 2011 का चुनाव वहाँ के सीपीएम को सत्ता से उखाड़ फेंकी थी और सरकार बनाई थी, उस वक्त 2011 में ममता बनर्जी कहीं से चुनाव नहीं लड़ी थी। जब ममता बनर्जी वहाँ चुनाव जीत जाती है और सरकार बनाने के लिए उसको बहुमत मिल जाता है, तब वह अपने गृह क्षेत्र भवानीपुर से, जहाँ पर सुब्रतो बख्शी चुनाव जीते थे 2011 में, वो सीट को खाली कर देता है और ममता बनर्जी वहाँ पर चुनाव लड़ती है और ममता बनर्जी वहाँ पर चुनाव लड़ करके लगभग 78% के आसपास वोट प्राप्त करती है और अपने निकट प्रतिद्वंदी सीपीएम के उम्मीदवार को लगभग 54,000 के मार्जिन से चुनाव हराती हैं। उसके बाद दोस्तों 2011 के बाद वहाँ ममता बनर्जी का पकड़ धीरे धीरे कम होने लगा और सीपीएम के स्थान पर वहाँ भाजपा अपने आप को उभारने लगी। 2014 की अगर हम लोकसभा चुनाव की बात करें तो 2014 लोकसभा के चुनाव में भाजपा को वहाँ टीएमसी के तुलना में जो था वहाँ पर टीएमसी को कम वोट मिला और भाजपा वहाँ पर घुसपैठ करने में कामयाब हो गई थी। वही अगर हम 2016 की विधानसभा चुनाव की बात करें तो जिस ममता बनर्जी को 2011 के उपचुनाव में लगभग 54,000 के मार्जिन से वो चुनाव वहाँ जीती थी, 78% वोट मिला था, वही ममता बनर्जी को वहाँ पर 2016 में वो 54,000 का मार्जिन घट करके मात्र 25,000 का मार्जिन रह जाता है। यानी कि देखा गया कि 2011 के बाद ममता बनर्जी का जो वोट बैंक है, जो लोगों में जो पकड़ है या जो उनकी जो एक पॉपुलैरिटी थी, भवानीपुर में कहीं ना कहीं धीरे धीरे वो डाउन हो रहा था। 2019 के लोकसभा चुनाव में इसने साफ कर दिया था कि ममता बनर्जी की पकड़ उस विधानसभा क्षेत्र में या दक्षिणी कोलकाता जो लोकसभा क्षेत्र था उसमें काफ़ी कमी आ गई थी। अगर हम बात करें
अगर हम बात करें 2019 लोकसभा चुनाव में भवानीपुर सीट से टीएमसी जो 54,000 या 78% वोट वहाँ कभी लाया करती थी, 54,000 का मार्जिन से जीता करती थी, उसी टीएमसी को भवानीपुर में मात्र 3,000 का बढ़त मिला था दोस्तों। अतः ये साफ हो गया था कि ममता बनर्जी का पकड़ भवानीपुर सीट से पूरी तरीके से धीरे धीरे खत्म हो गया था। ममता बनर्जी को यह डर सताने लगा था कि कहीं हम यहाँ से चुनाव हार ना जाएं। चूँकि हारने का कारण, बहुत बड़ा कारण यह भी बताया जाता है दोस्तों कि ममता बनर्जी वहाँ बाहरी भीतरी की राजनीति करती थी। जो लोग वहाँ पर हिंदी भाषी थे या बाहर से राज्यों से जाकर के वहाँ निवास करते थे और उसको पश्चिम बंगाल को अपनाया, तो वहाँ के रग रग से वो माटी में मिल चुके थे, घुल मिल चुके थे। उसी हिंदी भाषियों को उन्होंने बहिरागत कहती थी, बाहरी करती थी, और वहाँ वो साफ कहती थी कि गुजरात का शासन यहाँ नहीं चलेगा। जबकि भवानीपुर में 50 से 60% हिंदी भाषी लोग हैं, गुजराती है, मरवाड़ी है और अन्य लोग रहते हैं। उन्हीं लोगों को हमेशा ममता बनर्जी जी चुनौती देती थी और वो लोग कहीं ना कहीं इस बात से नाराज़ होते थे, खफा होते थे, और धीरे धीरे उन लोग जो कल तक ममता बनर्जी का वोट बैंक हुआ करते थे, वो धीरे धीरे बीजेपी की तरफ शिफ्ट करने लगे और बीजेपी वहाँ काफ़ी मजबूत होने लगी। इसी डर से ममता बनर्जी 2021 का विधानसभा चुनाव वहाँ से नहीं लड़ी और नंदीग्राम चली गई थी। लेकिन नंदीग्राम में भी उनका वही हश्र हुआ जो भवानीपुर में हुआ था। हालांकि अभी फिर से ममता बनर्जी भवानीपुर से चुनाव लड़ने की निर्णय ले चुकी है दोस्तों। अब ये देखना है कि भाजपा उसे किस तरह से वहाँ घेरती है। क्या भाजपा उसे फिर से एक बार अभिमन्यु को जिस प्रकार से महाभारत के युद्ध में घेरा गया था, क्या ममता बनर्जी को भाजपा फिर से एक बार भवानीपुर सीट में घेर पाने में सक्षम होगी? क्या ममता बनर्जी सिर्फ 40-50 हज़ार मुस्लिम जो वोटर्स हैं वहाँ, उनके सहारे अपनी जीत का डंका वहाँ पर फिर से एक बार बजा पाएगी या अपना पताका लहरा पाएगी? ये आने वाला समय बताएगा दोस्तों, जब वहाँ पर चुनाव होगा। लेकिन अगर हम ये कहें कि ममता बनर्जी को वहाँ चुनाव जीतना इतना आसान नहीं होगा, और भाजपा हो, क्योंकि वहाँ पर अभी प्रभारी को भाजपा ने चेंज कर दी है और भाजपा ने नई प्रभारी स्मृति ईरानी को वहाँ बनाई है, जो दीदी वर्सेस स्मृति ईरानी बना दी है। मुझे लगता है कि भाजपा टीएमसी को भवानीपुर में पानी पिलाकर छोड़ देगी। तो दोस्तों आने वाला समय बताएगा कि वहाँ कौन जीतता है। मुख्यमंत्री वहाँ फिर से चुनाव जीतेगी या भाजपा फिर से मुख्यमंत्री को पटखनी देगी और एक इतिहास रचेगी, ये आने वाला समय बताएगा। दोस्तों मुझे लगा कि इस न्यूज़ को मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, आपको जानकारी देनी चाहिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों अभी कोरोना काल है, इस कोरोना काल से अपने आप को ज़रूर बचाएं, अपने परिवार को बचाएं, समाज को बचाएं। अगर कोई ज़रूरी नहीं है तो बाहर व्यर्थ का ना घूमें। अगर ज़रूरी काम है और जाना ही पड़ रहा है बाहर तो मास्क का प्रयोग करें, एक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, और राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, जो भी गाइडलाइंस जारी किए हैं उस गाइडलाइंस का ज़रूर पालन करें। भारत कोरोना हारेगा, भारत जीतेगा। इस संकल्प के साथ आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।